अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं चैप्टर 7 को, विच इज़ अबाउट रिस्क रिटर्न एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो हम कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। पोर्टफोलियो रिस्क को कैसे मेजर किया जा सकता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, बीटा और यूनिक रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कैसे देख सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन से कोई बेनिफिट होता है हमें या कोई वैल्यू एडिशन मिलती है या नहीं। तो अगर हम पिछले 100 साल की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखें हम, तो ये हमारे पास कॉमन स्टॉक की जो है वो रेड लाइन अवेलेबल है। ये हमें बता रही है कि 1900 में अगर हमने मुश्किल से $1 जो है इन्वेस्ट किया था, तो आज उसकी वैल्यू जो है वो $15,578 हो गई। ठीक, इसी को अगर हम यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए देखें, ये जो ब्लू लाइन है, तो पता ये लगता है कि $1 जो है वो $147 तक पहुंचा। और अगर आप टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट देखें, तो ये ग्रीन लाइन से जो है वो आपको शो हो रही है, वो $61 तक पहुंची है 100 सालों में, बल्कि 104 सालों में टू बी वेरी एग्जैक्ट, कि 1900 से ऑनवर्ड हम देख रहे हैं। तो ये 2004 तक हमने इसको देखा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैनी फोल्ड इंक्रीज कर जाती है अगर आप स्टॉक्स के केस में देखें। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि इसमें आपको काफ़ी लंबे अरसे तक रिस्क भी फेस करने पड़े, अप्स एंड डाउन्स आपको बहुत नज़र आते हैं। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये तकरीबन 15 सालों का टाइम पीरियड है। इन 15 सालों में स्टॉक्स ने कितना एक एब्रप्टली बिहेव किया। अगर हम सिर्फ वो लिमिटेड विंडो को लेंगे तो हमें जो है वो बड़ी ही इस तरह से फ्लक्चुएशन नज़र आ रही होंगी। कभी जो है वो हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, कभी बहुत नीचे जा रहे हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं, ये जब आप क्लोज विंडो का प्लॉट करोगे तो क्लियरली नज़र आएंगी आपको। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखें गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स और टी बिल्स के रेट्स, वो आपको एक स्मूथ लाइन की तरह नज़र आती है। ये यहाँ पे जो इंक्रीज नज़र भी आ रहा है वो कंटिन्यूस इन नेचर। ये जो डिक्लाइन है ये फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरी आपको इवेंट्स नज़र आ रहे होंगे बहुत सारे, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि उनमें रिस्क नहीं था तो रिटर्न भी तो इतना नहीं था। स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा है, इसलिए रिटर्न जो है वो मैनी फोल्ड इंक्रीज कर जाए। अभी चूंकि हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो रिटर्न्स को देखिए ज़रा। इन टर्म्स ऑफ डॉलर अमाउंट्स, इक्विटी में जो रियल रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं वो 719 है $1 की इन्वेस्टमेंट के पिछले 104 सालों में, जबकि $1 जो है वो बॉन्ड्स के केस में सिर्फ 6.81 हुआ है, और जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनके केस में वो 2.8 हुआ। अब 104 साल की इन्वेस्टमेंट में आपका जो बॉन्ड्स और बिल्स की रिटर्न है वो तो ना होने के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो असल रिटर्न्स हैं वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा लिखी हुई। अब इसमें फिर रिस्क प्रीमियम की अगर हम बात करें तो देखें जी, रिटर्न के 2 कंपोनेंट, इसको हमें ध्यान में रखना है। रिटर्न एक तो आपका रिस्क फ्री कंपोनेंट है और दूसरा है जी रिस्क प्रीमियम।
ठीक है, ये दो तरह के रिटर्न्स जो है वो आपको नज़र आते हैं। ये जो टी बिल्स इन्वेस्टमेंट और यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न था, ये रिस्क फ्री रेट है, या पाकिस्तान में जिसे हम काइबर कहते हैं वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है ये तो आपको मिलना ही मिलना है। अब आप रिस्क कितना लेते हैं कि आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो, तो वो रिस्क प्रीमियम कहलाता है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो डेनमार्क में रिस्क प्रीमियम जो है वो मिनिमम पे है 4.3। अभी ये डेटा जो है वो 2005 का है, तो हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते आज के लिए कि जी आज भी यही है। सो डेनमार्क जो है वो 4.3% रिस्क प्रीमियम, बेल्जियम 4.7, स्विट्ज़रलैंड में इंक्रीज़ हुआ, स्पेन, देखिए यूके में जो है वो 6.3%, यूएसए में ये आपको 7.6% नजर आता है। जबकि इक्विटी पे सबसे ज़्यादा जो रिस्क प्रीमियम मिल रहा है आपको इटली में या जापान में, फॉर दैट मैटर इवन फ्रांस में भी अच्छा खासा है 9.3%, 0.7 का डिफरेंस है इनमें। तो ये इन कंट्रीज़ में आपको इक्विटीज़ पे रिस्क प्रीमियम जो है वो ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू ये आपके जो यूरोपियन, डैनिश, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे ये, कनाडा जो है वो अमेरिकाज़ में है, उसमें भी लो है, लेकिन अमेरिकाज़ में कनाडा के बाद अगर हम देखें यूएसए को तो अच्छा है। और ये जो है वो लाइन 6.4, ये बेसिकली आपकी एवरेज लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे कंट्रीज बिलो एवरेज पे कर रहे हैं और ये सारे अबव एवरेज पे। अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स होता है उसके रिटर्न्स को देखें। तो देखिए किसी एक गिवन ईयर में जो मैक्सिमम रिटर्न आपको मिल रहा है तो तकरीबन यहाँ मिल रहा है 58-59%, और ये तकरीबन है आपका 21-2-3, तो ये क्वार्टर का हो गया, तकरीबन 34 के करीब हो गया जी। 1934, 33, 34 में मैक्सिमम रिटर्न स्टॉक जो मार्केट इंडेक्स है उसमें आपको मिलेगा। मिनिमम उससे 2-3 साल पहले आपको मिल रहा है -40%। ये वो टाइम पीरियड है जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ। सो इंडेक्सेस जो है वो क्यूमुलेटिवली पॉजिटिव भी नज़र आ रहे हैं आपको, नेगेटिव भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप देखें ये जो अपवर्ड साइड है ये पॉजिटिव साइड है। आपको ऑन एवरेज जो है वो स्टॉक मार्केट पॉजिटिव नज़र आती है। बहुत रेयरली ऐसे ईयर्स आपको गिने चुने देखे नज़र आ रहे हैं जिनमें जो है वो ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने ही बहुत पुअरली परफॉर्म किया। सो इसका मतलब ये भी है कि आपके जो रिस्क प्रीमियम या रिस्क रिलेटेड रिटर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक गारंटेड है, यानी मोर देन 80% चांसेस हैं कि आप फेवरेबल रिजल्ट्स अचीव कर लेंगे। बहुत अनलकी सिचुएशन में आप 20% जो अनफेवरेबल है उसमें। अब अगर आप एनुअल जो स्टॉक मार्केट रिटर्न्स हैं उनको हिस्टोग्राम के एस्पेक्ट में देखें तो आपका जो, उसी को हम डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, उसी को आप देखें तो -50 से 40 में जो रिटर्न्स रहे हैं वो एक दफ़ा रहे, -40 से 30 तक एक साल ऐसा था जिसमें यहाँ पे हमारा फॉल किया। 4 साल ऐसे हैं जिनमें -30 to 20 रहा, 10 साल ऐसे हैं जहाँ पे -20 से 10 रहा, और 12 साल ऐसे हैं जहाँ -10 से 0 रहा। अब अगर आप इनको काउंट करें तो ये बनते हैं 22 और 6 28 साल। ये 28 साल हैं जी आउट ऑफ
to 104 years. परसेंटेज आप लेंगे रफली 25-26% बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनते। अब यहाँ पे देखें फेवरेबल 19 साल ऐसे हैं जहाँ पे वो 0 से 10% यानी पॉजिटिव रिटर्न। 15 साल ऐसे भी हैं जिनमें 10 से 20, और 24 साल ऐसे हैं जो तकरीबन नेगेटिव ईयर्स के करीब हैं। देखें 20 to 30% रिटर्न आन किए। 13 साल ऐसे थे जहाँ 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60% रिटर्न वाले। इसका मतलब जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि रिस्क तो है इसमें, लेकिन रिटर्न्स के चांसेस जो हैं वो क्यूमुलेटिवली आपके पास अच्छे खासे बन जाते हैं। इस वजह से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इट्स नॉट अ बैड बेट। अच्छा ये हो गया। एक एग्जांपल हम देखते हैं, पॉइंट ऑफ गेन कैलकुलेटिंग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर हम देखें उसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन हमने कैलकुलेट करनी है तो कैसे कर सकते हैं। आपके पास परसेंट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न जो है वो गिवन है +40%, 10%, 10% और -20%। ठीक। अगर हम इनको देखें तो हमारे पास एवरेज क्या बनेगा। अगर आप इन चारों को ऐड करें, अगर हम ऐड करें तो वो क्या आएगा, 60 - 20 40 डिवाइडेड बाय 4 है ना मेरे पास ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, तो मैं इसका एवरेज ले सकता हूँ। एवरेज क्या आएगा 10। ठीक है, ये जो एवरेज है ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्यों है? एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका हमेशा बनता है पास्ट सिचुएशन से। तो ये देखें पास्ट सिचुएशन है हमारे पास, परसेंट रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे अगर हमें ये पता चले तो पिछले फर्ज करें 4 सालों में 40%, 10%, 10% और -20% रिटर्न आया था, तो हम उसका जब एवरेज लेते हैं तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन बताएगा कि भाई फ्यूचर में मुझे 10% ज़रूर मिलेगा। अब जब मैं कहता हूँ डिविएशन फ्रॉम मीन, तो मैं कह रहा हूँ x - x बार। कैसे? x मान रहा हूँ इसको, और ये x क्या है, रिटर्न्स है ना। तो ये रिटर्न्स कौन से हैं? ये रियल सिचुएशन में पास्ट में अकर हो चुके होंगे, इसलिए इनको रियल रिटर्न मान रहा हूँ। और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये मेरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बता रहा है। तो x - x बार यानी रियल माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अब मैं 40 - 10 करूँगा तो क्या आ रहा है 30, 10 - 10 0, 10 - 10 0, -20 - 10 क्या आ रहा है -30। ठीक है, तो ये x - x बार आ गया। अब स्क्वायर डिविएशन उसने कहा, स्क्वायर डिविएशन क्या है, यानी इस कॉलम का आप स्क्वायर ले लेते हैं। तो 30 का स्क्वायर 900, 0 का 0 है और 30 का 900। अब आप इसको फार्मूला अगर आप रिकॉल करें तो वेरिएंस का फार्मूला हमने कहा है सम ऑफ x - x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, x - x बार स्क्वायर 1800 आ गया, सम जो है उसका 900 और 900 1800। अच्छा, इसने यहाँ पे वेरिएंस को n-1 नहीं लिया। बेसिकली आपका जो सैंपल है अगर लेस देन 30 हो तो आप डिवाइज़र में n-1 लोगे। अगर आपका सैंपल जो है वो ग्रेटर देन 30 हो तो आप से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसने चूँकि 4 लिया है तो उसका आंसर 450 आता है। हम चूँकि 3 लेंगे तो हमारा आंसर 600 आएगा। ये ध्यान में रखिए, हमने डिवाइडेड बाय n नहीं करना, इसको प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा।
ठीक है, डिवाइडेड बाय n नहीं करना, हमने डिवाइडेड बाय n माइनस 1 करना। फिर हमने उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। सो उसने 450 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 21.2 आ गया। जबकि हम 600 का लेंगे तो ये आएगा तकरीबन 24.62%। मैं रफ लिखा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सो ये 24.62% आपकी जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन होगी। ये आपका रिस्क मेजर। अच्छा जी, अब हम मेजरिंग रिस्क में एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है उसके कोई बेनिफिट्स आपको कुछ मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले। तो डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें, सो इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रेटजी डिजाइन टू रिड्यूस रिस्क। रिस्क कैसे रिड्यूस हो सकता है? बाय स्प्रेडिंग दी पोर्टफोलियो अक्रॉस मैनी इन्वेस्टमेंट्स। यानी अगर मैंने पहले एक जगह पे इन्वेस्ट कर रखा था तो पोर्टफोलियो ये कहता है कि मुझे एक और जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक। तो ये मिनिमम पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन वो कहता है कि अक्रॉस मैनी इन्वेस्टमेंट्स, सो बेहतर ये है कि आप 2 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर लें। तो फर्ज करें 4 कर लेते हैं, तो अब इसमें होगा क्या? इसमें जो एक में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो रिस्क होगा वो मैक्सिमम होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। जब मैं 2 में इन्वेस्ट करने लगूंगा यानी 1+1 में, तो मेरा रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये देखिए, मैं सिर्फ हाइट से बेसिकली इस रिस्क को डेजिग्नेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं 3 इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूँ तो मेरा रिस्क जो है वो और कम हो जाएगा। और अगर मैं चारों को इकट्ठा ले लूँ तो मेरा रिस्क मिनिमम हो, ठीक। तो ये प्लीज़ डाइवर्सिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि रिस्क को रिड्यूस करना है बाय इंक्रीजिंग दी नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब ये नहीं है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट्स, ये चूंकि कॉमन बात लिखी हुई है, तो आपको जो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो इंक्रीज कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट्स लेनी है जिनमें रिस्क जनरली कम हो। ये ना हो कि अगर फर्ज करें पहले वाले का रिस्क था 25% और दूसरे वाले का है 30%, तो पता लगे अगर मैं बेसिकली एवरेज भी करूं तो इनका जो कंबाइंड रिस्क है वो 27.5% बनता है। तो ये तो 25% से ज़्यादा रिस्क हो गया। तो आपने रिस्क रिड्यूस कैसे किया? रिस्क तो रिड्यूस नहीं होगा। सो आपको कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाना है कि आपकी पहली इन्वेस्टमेंट अगर 25% रिस्क वाली है तो दूसरी 20% रिस्क वाली होनी चाहिए, तीसरी 15% से होनी चाहिए, ताकि रिस्क आपका डिक्लाइन पे आए, ठीक। अच्छा, फिर इस रिस्क को मज़ीद भी डिक्लाइन करने का तरीका ये होता है, अब जैसे यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा था कि मैंने 2 में इक्वली इन्वेस्ट किए। अब जिसमें रिस्क ज़्यादा है मैं उसमें इन्वेस्ट कम करूँ, फर्स्ट करें मैं 10% इन्वेस्ट इधर करता हूँ और 90% इधर करता हूँ, तो इसकी वजह से ओवरऑल रिस्क तकरीबन जो है वो 23% पे आ जाएगा। आप वेटेड रिस्क फाइंड आउट कर सकते हैं, आगे चल के हम उसको डिटेल में भी देखते हैं, ठीक हो गया। फिर एक कॉन्सेप्ट है यूनिक रिस्क का। ये यूनिक रिस्क क्या है? रिस्क फैक्टर्स अफेक्टिंग ओनली दैट फर्म, जो उस फर्म की वजह से, यानी इसमें जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 25% रिस्क है ना, जब मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 30% रिस्क है। सो ये यूनिक रिस्क है टू दिस फर्म। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो सिग्मा हम यूज़ कर रहे थे, सिग्मा बेसिकली इंटरनल रिस्क मेजर भी कहते हैं हम इसको। इंटरनल रिस्क मेजर क्यों है? वो इसलिए कि आपका जो रिस्क है वो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन से जनरेट हो रहा है। इस तरह के रिस्क को हम डाइवर्सिफाइबल रिस्क कह सकते हैं। क्यों डाइवर्सिफाइबल? इसको मैं एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है तो ये डाइवर्सिफाई हो जाएगा, यानी ये रिस्क मिनिमाइज हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में कह रहे हैं, ठीक है। कुछ रिस्क होते हैं एनवायरनमेंट की वजह से आते हैं,
उसको हम डाइवर्सिफिकेशन से दूर नहीं कर सकते। फर्ज करें आप कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ही बुरी चल रही है, तो आप इस इकॉनमी में जिस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करोगे सब पे उसका इफेक्ट होगा ना। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो हर चीज़ पे हो रहा होगा ना। तो इस वजह से वो डाइवर्सिफाइबल नहीं है, वो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क कहलाता है, क्योंकि वो आपके अमल दखल में नहीं है। हाँ, आप मुल्क छोड़ जाएं, आप किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करना शुरू हो जाएं तो ये एक अलग बात है, लेकिन वो इंटरनेशनलाइजेशन की ऑप्शंस में एक रीज़न ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो है वो हम डोमेस्टिकली रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन का फिनोमेना है उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी यूज़ कर सकते हैं। सो जो आपका जो सिग्मा था वो यूनिक रिस्क था, और ये डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है रिस्क का वो है मार्केट रिस्क। ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इकॉनमी वाइड सोर्सेज ऑफ रिस्क दैट अफेक्ट दी ओवरऑल स्टॉक मार्केट। इसको सिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं। ठीक, इस यूनिक रिस्क को एक और नाम भी कहते हैं बिजनेस रिस्क, क्योंकि बिजनेस स्पेसिफिक हो गया ना, तो ये बिजनेस रिस्क भी कहलाता है। तो इसके तीन नाम हो गए, यूनिक, बिजनेस और डाइवर्सिफाइबल। और मार्केट रिस्क जो है वो हमारे पास सिस्टमैटिक है, ठीक है, इसके अलावा नॉन डाइवर्सिफाइबल भी। ठीक हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो रिस्क है उसके दो कंपोनेंट आ गए। इसका मतलब ये एक बिजनेस रिस्क, दूसरा मार्केट रिस्क। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डाइवर्सिफाइबल प्लस नॉन डाइवर्सिफाइबल एक ही बात हो गई। ठीक है, ये आपका जो नॉन सिस्टमैटिक और ये आपका सिस्टमैटिक, तो ये आपके कंपोनेंट हैं रिस्क के दो, चाहे आप बिजनेस कह लें, मार्केट कह लें, डाइवर्सिफाइबल नॉन डाइवर्सिफाइबल कह लें, सिस्टमैटिक नॉन सिस्टमैटिक कह लें। तो ये भी हम बात कर रहे थे रिस्क के एस्पेक्ट में। तो पोर्टफोलियो में रिस्क कैसे मेजर होगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सो यहाँ तक कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।